प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड क्लास में अपने आ जाते हैं। लास्ट डे अपने टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लिए थे। एक F.W. टेलर एक अमेरिकन था जो कि अपना प्रिंसिपल्स निकाल रखा था। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। आज अपना टाइम है हेनरी फ्रेयोल्स के प्रिंसिपल के बारे में जानने का। तो क्या लिखा हुआ है, चलो आ जाओ, ध्यान दो अब। हेनरी फ्रेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल सजेस्टेड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो आदमी है हेनरी फेयोल, ये कितना प्रिंसिपल्स निकाल रखा है? 14 प्रिंसिपल्स निकाल रखा है। किसका प्रिंसिपल्स? मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन सा है ये अपने को देखना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम लोग को क्या है, शॉर्ट नोट में दे देगा या तुम लोग को केस स्टडी फॉर्म में दे देगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेगा, वो पूछेगा ही पूछेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इट इज वेरी इजी, समझ में आ जाएगा, कोई खास वाला वो चीज नहीं है। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल था डिविजन ऑफ वर्क। ये लाइन तुम लोग को इससे मत समझ में आ रहा होगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अपने को काम को क्या है, बांट देना है। एक बहुत सारा काम होता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम है, इसके अंदर कैटरिंग का काम होता है, फोटोग्राफी का काम होता है, बहुत तरह तरीके का काम, फूड का काम होता है, वही कैटरिंग में अंदर, कैटरिंग के अंदर आ गया। डेकोरेशन का अंदर, डेकोरेशन का काम होता है। तो एक ही बंदा पूरा चीज को संभाल सकता है क्या? एक ही बंदा क्या पूरा चीज को संभाल सकता है? नहीं। तो क्या है, काम को छोटे छोटे जॉब्स में बांट दिया जाता है ना, छोटा छोटा काम अलग अलग लोगों को सौंप दिया जाता है। तो हर आदमी क्या है, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको परफॉर्म करेगा, तो वो सारा का पूरा जो टोटल टास्क है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिविजन ऑफ वर्क में यही बोला हुआ है, देखो। डिविजन ऑफ वर्क मीन्स डिविजन ऑफ द टोटल टास्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पैक्ट जॉब्स? पूरा का पूरा जो काम है उसको क्या करना है, छोटे छोटे काम में बांट दो, कॉम्पैक्ट जॉब्स में डिवाइड कर दो। एंड एलोकेटिंग दीज कॉम्पैक्ट जॉब्स टू डिफरेंट पर्सन्स सो दैट एन एम्प्लॉय कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। अगर एक ही आदमी को डेकोरेशन का काम भी दे देंगे, एक ही आदमी को फूड का काम दे दिए, एक ही आदमी को फोटोग्राफी का काम दे दिए, तब तो वो पागल हो जाएगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, इतना बड़ा काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना है, और जो काम जिसको सूट कर रहा है, जो वो काम कर सकता है, उसी आदमी को अपने को दे देना है। ठीक है, ताकि उस, अगर आज मेरे को एक ही काम मिलेगा तो हम अपने काम में क्या है, फोकस कर पाएंगे। मेरे को अगर 10 काम दे दिया जाएगा तो हम तो टेंशन में आ जाएंगे, हम एक काम भी ढंग से नहीं करेंगे फिर। इसीलिए लिखा है वापस से देखो, सो दैट एन एम्प्लॉय कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अच्छा, अगर मेरे को एक ही काम दिया जाएगा तो हम क्या एफिशिएंटली कर पाएंगे, मन लगा के कर पाएंगे, फोकस्ड रह के कर पाएंगे? तो वही लिखा हुआ, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट कॉज्ड बाय चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर। आज अगर मेरे को दो चार काम एक साथ में दे दिया तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे, फिर हम थक जाएंगे, दूसरे काम में जाएंगे, तो मेरा ना तो वो काम हो पाएगा और ना तो पहले वाला काम हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक आदमी को एक ही काम दो, तो क्या है, वो एफिशिएंटली कर सके, उसका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, उसका हिम्मत भी बर्बाद नहीं होगा, वो प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा। एक बार लास्ट वाला लाइन वापिस से पढ़ लो, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट कॉज्ड बाय चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर। ठीक है, चलो अपने को थोड़ा सा लर्न करते करते चलना है। एक बार लास्ट वाला लाइन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। When an individual does the same job repeatedly, he acquires speed and accuracy in performance। आज अपने जब शुरू शुरू में ऑफिस जाते हैं, अपने को प्रॉब्लम होता है ना काम करने में, क्योंकि वो चीज अपने लिए नया है। लेकिन जब अपने वही चीज करते रहेंगे, जब मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक दो साल में, तब क्या मेरे को उतना प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा मेरे को प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे को क्या, वो समय बीत गया है, वो एक्सपीरियंस मेरे को आ गया है ना, वो स्किल मेरे को समझ में आ गया कि हाँ इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो वही चीज है, व्हेन एन इंडिविजुअल डज द सेम जॉब रिपीटेडली, जब एक ही बंदा है वही एक काम बार बार कर रहा है, ही अक्वायर्स व्हाट, ही अक्वायर्स स्पीड, स्पीड भी आ जाता है, और एक्यूरेटली वो काम भी करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर आज मान लो हम टाइपिंग करेंगे, तो हो सकता है उतना जल्दी टाइप नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा टाइपिंग स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो, है ना, हम और बेटर तरीके से टाइप करने लग जाएंगे, गलती भी कम होगा मेरा। तो ये सब एक्सपीरियंस का बात होता है, ये सब एफिशिएंटली काम करने का बात होता है। अगर मेरे पर ज्यादा का टेंशन नहीं रहेगा तो हम वो काम अपना अच्छे से करेंगे। और
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और अच्छे से मेरा काम होने लग जाए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये जनरल चीज है, क्या इसमें कुछ बोलने का था? ये तो अपने को पता ही है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का पहला जो अपना लाइन है यहां तक, इसको अपने थोड़ा लर्न कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क मींस व्हाट? डिवीजन ऑफ द टोटल टास्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स एंड एलोकेटिंग दिस कॉम्पैक्ट जॉब्स टू डिफरेंट पर्संस। क्यों? ताकि सो दैट एन एम्प्लॉय कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। तुम लोग याद करो, सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ टोटल टास्क। टोटल टास्क को अपने को डिवाइड कर देना किसमें? इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स। और कॉम्पैक्ट जॉब्स को किसको एलोकेट करना है? टू वन पर्सन की डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट पर्सन, सो दैट, क्यों हम लोग को डिफरेंट पर्सन को एलोकेट करना है? सो दैट एन एम्प्लॉय कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट अपना हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। चलो, दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड अथॉरिटी मतलब, आज मेरे को मान लो अथॉरिटी मिला है, मतलब क्या है? मेरे पास पे एक पावर है ना? अच्छा, तो अथॉरिटी वर्ड का मतलब समझ में आ गया? यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लो, सेम ही चीज लिखा है। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। अथॉरिटी मतलब क्या? कि मेरे पास राइट है कि मेरे को क्या है? दूसरों से काम करवाना है ना? जैसे मैनेजर्स लोग क्या करते हैं? मैनेजर्स के पास एक अथॉरिटी है, वो लोग अपने वर्कर्स के थ्रू क्या करवाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाते हैं, है ना? उनको मैनेज करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क। आज अगर मेरे को अथॉरिटी मिला है तो हम इसका गुणगान नहीं कर सकते कि भाई मेरे को मैनेजर बना दिया, मेरे को अथॉरिटी मिल गया, पावर तो मिल गया, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मेरे को काम करवाना है। आपको अथॉरिटी मिला है कि काम करवाना है आपको, लेकिन काम करवाना भी पड़ेगा। तो जिसके पास अथॉरिटी होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, वरना आपको अथॉरिटी देने का फायदा ही क्या है? हम क्यों आपको मैनेजर बनाए? मेरे को मजा आ रहा है मैनेजर बनाने में? नहीं, हम आपको पावर दिए हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि काम करवा लेना। क्लियर हुआ? तो ये दो डेफिनेशन पहले याद करो। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। आपको बोला गया काम करवा लेना मतलब करवा लेना। ठीक है? anyone who exercises authority must accept responsibilities for his work। जिसको अथॉरिटी दिया गया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जा सकते। Similarly, one who is held responsible should be given the necessary authority। आज मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कि भाई ठीक है मेरे को काम करवाना है, लेकिन मेरे पास पावर ही नहीं है, हम किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कोई मतलब है? मेरे को पावर भी देना। अगर आप मेरे को बोले हो कि भाई ठीक है ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन हम तो ना करेंगे, मेरे को तो वर्कर्स के थ्रू करवाना है ना, तो आप मेरे को पावर तो दो कि हाँ भाई हम वर्कर लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम वर्कर को बोल सकते हैं कि तुम ये वाला काम करो, तुम वो वाला काम करो। आप अथॉरिटी नहीं दिए, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कोएग्जिस्टेंट एंड दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो पैरेलल चलता है ना? अथॉरिटी अगर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो अथॉरिटी भी होना चाहिए। ये नहीं कि अथॉरिटी दे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, ऐसा नहीं होता है, वो साथ साथ चलता है। ठीक है? दे मस्ट गो हैंड इन हैंड, दे गो बेसिकली टुगेदर। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अथॉरिटी दे दिया गया लेकिन रिस्पॉन्सिबल उसको नहीं बनाया गया है, उसको वो प्रेशर नहीं दिया कि तुमको काम करवाना पड़ेगा। हाँ, बस खाली नाम का उसको मैनेजर बना दिए। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, while responsibility without authority will make a person ineffective। तो यहाँ पे इसका मतलब वही है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक दूसरे के बगैर क्या है? इनफेक्टिव है, बेकार है। समझ रहे हो? Therefore, there should be parity between authority and responsibility। What do you mean by parity? Equality। ठीक है? अथॉरिटी अगर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इक्वल, दोनों एक साथ चल रहा है। क्लियर हुआ? चलो, तो पहला क्या पढ़े आपने? पहला प्रिंसिपल क्या था? डिविजन ऑफ वर्क। अपने किसका प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं? हेनरी फेयोल्स का। किसका? हेनरी फेयोल्स का। ये कितना प्रिंसिपल्स निकाला है? 14 प्रिंसिपल्स निकाला है।
किसका प्रिंसिपल्स? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल क्या था? डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का डेफिनेशन बोलो। अथॉरिटी का डेफिनेशन क्या था? अथॉरिटी इज द राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। चलो, क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट? फाइन। अब थर्ड पॉइंट जो अपना है वो है डिसिप्लिन। अपने को पता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या, यहाँ तक कि अपने घर में भी अपने को क्या है, डिसिप्लिन मैनर में रहना पड़ता है ना। नहीं तो अपने मम्मी पापा से डांट खाते हैं। वो तो डिसिप्लिन रहो तो भी डांट खाएंगे, नहीं रहो तो भी डांट खाएंगे। मम्मी पापा का तो काम है डांटना। चलो, डिसिप्लिन में देखो क्या लिखा हुआ है। डिसिप्लिन इंप्लाइज ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। आज एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाया जाता है? तोड़ने के लिए कि उसको फॉलो करने के लिए? भाई इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया ताकि आप लोग क्या करो, सब उसको फॉलो करो। आज अगर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अपने डिसिप्लिन मैनर में काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वर्क ये मैनेजर्स लोग को क्या दिया जाता है? अथॉरिटी दिया जाता है। आज उन लोगों को अथॉरिटी को क्या है, सही तरीके से यूज करना चाहिए, मिस यूज करना चाहिए? सही तरीके से यूज करना चाहिए, तो ये डिसिप्लिन हो गया। अगर अपने मिस यूज करेंगे दैट मीन्स ही इज नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, है ना। उसको ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब क्या है? सबका रिस्पेक्ट करते हुए चलना है। उसको अपने बड़ों का भी रिस्पेक्ट करना है, जो उससे सीनियर पोस्ट में है, जो उसके नीचे है, जो उसका सबॉर्डिनेट है। ये नहीं कि उसका सबॉर्डिनेट है, उसका वर्कर है तो वो उसको झाड़ दिया, नहीं। उसको सबके साथ क्या है, रिस्पेक्ट के साथ मैंने सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन इंप्लाइज ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया हुआ है, एस्टैब्लिश्ड है, उसको अपने को फॉलो करना है, तभी वो डिसिप्लिन कहलाया जाएगा। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आज हम चाहते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलता रहे, ऑपरेट करते रहे, फंक्शन करते रहे और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाए, तो ये जरूरी है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो। अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, बात नहीं सुनेंगे, अपना मन मर्जी का चलाएंगे, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स कभी भी हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू फेयोल, फेयोल मतलब कौन? हेनरी फेयोल, ये जो ऑथर है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हर एक लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल में क्या है, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि टॉप लेवल में हायर रैंक, हायर पोस्ट का आदमी लोग बैठे हैं तो उन लोग आपस में गाली देगा एक दूसरे को, और ये सब बदतमीजी नहीं अलाउड है। उन लोगों को भी डिसिप्लिन मैनर में रहना पड़ेगा। हर एक लेवल में जितने भी आदमी काम कर रहे हैं, सबको अच्छे से रहना है, डिसिप्लिन मैनर में रहना है। तो अकॉर्डिंग टू फेयर, गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर रूल्स। आप अपना रूल्स को एकदम क्लियर रखो। आप अगर क्लियर ही नहीं रखोगे तो फिर कोई उस रूल्स को यूज ही नहीं कर पाएगा, फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो आपका रूल्स पूरा क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। एंड बिल्ड इन सिस्टम्स ऑफ पेनल्टीज विल हेल्प टू मेंटेन डिसिप्लिन। जैसे तुम लोग अपना इंडिया को तो छोड़ो, फॉरेन में तुम लोग जानता होगा, अगर तो अपने कचरा गिरा देंगे ना, कोई भी गार्बेज, अपने कुछ भी चीज गिरा देते हैं ना, तो रास्ता में फाइन लग जाता है। समझ में आया? तो ये सब क्या है, ये सब पेनल्टीज हो गया। अगर आज अपने को ये सब चीज का डर रहेगा तो क्या अपने कचरा फेंकेंगे क्या रास्ता में? पता है अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा फिर। तो वही चीज है। तो अगर पेनल्टी वेनल्टी का सिस्टम वगैरह रहे, इंडिया का बात छोड़ो, इंडिया कभी बदल नहीं सकता। तो जितना ही अगर पेनल्टीज वगैरह वगैरह का अगर सिस्टम रहता है, तो क्या है, आदमी डिसिप्लिन मैनर में काम करता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है क्या कि भाई आपको हफ्ता का 2 छुट्टी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा दिन छुट्टी कर लिया तो आपका पैसा कट जाएगा। राइट, तो वही चीज है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो आदमी तो जाता ही नहीं, ऑफिस जाना ही छोड़ देता वो तो पैसा तो एनीवेज मिल जाएगा, तो फिर क्यों जाए? वही है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के इन लोगों को कुछ कुछ रूल्स निकालना पड़ता है, नहीं तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं पाएगा फिर। तो लर्न करते हुए चलो। पहला पहला प्रिंसिपल क्या था? डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। चलो, अब आ जाओ। क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय कमांड? ऑर्डर देना। आज हम अगर कमांड कर रहे हैं दैट मीन्स हम ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, कमांड करने में मजा आता है कि नहीं आता? बहुत मजा आता है, मेरे को तो बहुत मजा आता है। यूनिटी ऑफ कमांड देखो क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
ये भी एक प्रिंसिपल ही है ना, जो कि हेनरी फ्योल निकाल रखा है। अब ये ना इंपॉर्टेंट है, इससे तुम लोग का क्वेश्चन आता है। अंदर का चीज दे देगा, बोलेगा एमसीक्यू में ये दो चार प्रिंसिपल का नाम दे देगा, तुम लोग को चूज करना पड़ेगा, तो ये सब चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड बी अकाउंटेबल टू हिम। अच्छा, अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर 10 बॉस होगा तो एम्प्लॉय पागल नहीं हो जाएगा? किसका बात सुने, वो कहाँ जाए, किसका एडवाइस ले? एक को बोलेगा तो दूसरा मुंह फुला के बैठ जाएगा, दूसरा को बोलेगा तो पहला वाला मुंह फुला के बैठ जाएगा कि मेरे पास नहीं आया, उसके पास चला गया। तो दब कौन रहे? दब तो बेचारा एम्प्लॉय रहे। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर कितना बॉस होना चाहिए? एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक ही बॉस होगा तो उसका बात अच्छे से समझ पाएगा, उसका काम अच्छे से कर पाएगा। सिंपल सा बात, झगड़ा नहीं होगा, झमेला नहीं होगा, क्लियर रहेगा एकदम। तो वही है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का बात हो रहा है, एक सुपीरियर का बात हो रहा है। वन एम्प्लॉय, वन सुपीरियर। एंड नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर्स एट द सेम टाइम। अगर मेरा 10 तो मास्टर रहा, आज मान लो तुम लोग जैसे कॉमर्स पढ़ने आ रहे हैं, तुम लोग अगर तुम लोग कॉमर्स का 10 ट्यूशन ले लेगा तो तुम लोग का माथा खराब नहीं हो जाएगा? तुम लोग किसका, बिकॉज हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। फिर समझ में आया? ये वही चीज है, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो। नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर्स एट द सेम टाइम। इफ अ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। सब सुपीरियर होता है ऊपर, सबऑर्डिनेट होता है नीचे। मतलब सुपीरियर हो गया बॉस, सबऑर्डिनेट हो गया उसका एम्प्लॉय जो उसके लिए काम कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ। इफ अ सबऑर्डिनेट हैज मोर देन वन बॉस, dual command will weaken discipline, divide loyalty and create confusion, delays etc. अगर एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस है तो क्या हो जाएगा? दो दो जना उसको ऑर्डर देगा तो डुअल कमांड। तो दो दो जन उसको ऑर्डर देगा तो क्या होगा? इससे डिसिप्लिन वीक हो जाएगा ना, कि वो किसका बात सुनेगा? हो सकता है उसको बॉस ए का बात अच्छा लग रहा है तो वो बॉस ए का बात सुन लिया, बॉस बी का बात नहीं सुना, तो बॉस बी गुस्सा हो गया यहाँ पे। तो बॉस भी क्या बोलेगा कि भाई तुम तो एकदम यूजलेस आदमी है, तुम डिसिप्लिन मैनर में काम नहीं करता है। डिवाइड लॉयल्टी, वो किसके संग लॉयल्टी मेंटेन करेगा? बॉस ए के साथ कि बॉस बी के साथ? है ना? एंड क्रिएट कंफ्यूजन, डिले, कंफ्यूजन होता रहेगा। बॉस ए को एक बात बोल रहा है, बॉस भी उल्टा कुछ दूसरा बात बोल रहा है, तो बात किसका सुनेगा वो? समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। समझ में आया? एक बार वापस से मेरे साथ ये वाला लाइन बोलो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड, यहाँ पे एन एम्प्लॉय का बात, मैंने एक एम्प्लॉय का बात कर रहे हैं। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड बी अकाउंटेबल टू हिम। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना? वो डांट खाएगा तो सिर्फ उसी से डांट खाएगा, शाबाशी मिलेगा तो उसी से शाबाशी मिलेगी, और कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, उसका बॉस वही है बस। क्लियर? वायलेटिंग वाला तुम लोग घर में रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, रीड कर लेना लेकिन तुम लोग एक बार। ये सेम ही चीज दिया है छोटा छोटा पॉइंट्स में लिख के। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड अपने देख लिए, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी उसी से रिलेट कर रहा है। वहां पे एक का बात हो रहा था, यहाँ पे ग्रुप का बात हो रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। अब एक ग्रुप है, मान लो एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसका कितना हेड होना चाहिए? 10 हेड होना चाहिए कि एक हेड होना चाहिए? और उन लोग के पास कितना प्लान होना चाहिए? एक प्लान होना चाहिए कि 10 प्लान होना चाहिए? एक प्लान होना चाहिए। अगर एक ग्रुप का 10 हेड होगा और 10 प्लान होगा, कोई भी प्लान नहीं कर पाएगा, वो लोग पूरा डूब जाएगा उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक ग्रुप का एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। तो समझ में आया यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस? वहां पे एक एम्प्लॉय का एक हेड होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं एक ग्रुप का एक प्लान और एक हेड होना चाहिए। तो बी वेरी क्लियर विथ इट। समझ में आया? एक बार वापस से बोलो मेरे साथ ये लाइन। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना है? प्रोडक्शन को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। तो इसीलिए इन लोगों का एक ही प्लान होना चाहिए,
एक आदमी बोल रहा है कि भाई 10,000 पीस बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, एक आदमी बोल रहा है 20,000 पीस बढ़ाएंगे, एक आदमी बोल रहा है 2,000 पीस बढ़ाएंगे, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक माने एक यूनिट पे वो लोग ज्यादा नहीं बना पाएंगे अगर इस हिसाब से फंक्शन किए तो। इसीलिए बोला जा रहा है एक ग्रुप का एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। In other words, each group of activities with the same objective must have one plan of action and must be under the control of one superior. तो ये वही चीज है, घुमा फिरा के बोल दिया कि एक ग्रुप का एक प्लान और एक सुपीरियर होना चाहिए। यहां तक मार्क करो। Without unity of direction, unity of action and coordination of efforts are not possible. बोल रहा है कि अगर unity of direction नहीं है तो unity of action और coordination तो possible ही नहीं है। इस लाइन का मतलब अगर अपने ही श्योर नहीं है, अपना ही अगर एक प्लान नहीं है, तो लोगों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा, वहां तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कियोस क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज उन लोग 10 प्लान लेके बैठा हुआ है, उन लोग 10 बॉस लेके बैठा हुआ है ना, तो कोऑर्डिनेशन नाम का तो कोई चीज आ ही नहीं सकता फिर वहां पे। क्लियर? या आदत माफ कर लो। सास तुम एक बार रीड कर लेना फटाफट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड। हम इन लोगों को क्या बोले? यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोल रहा था? एक एम्प्लॉय और एक बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोल रहा है कि एक ग्रुप का एक प्लान और एक हेड होना चाहिए। अगर 10 प्लान होगा तो अपने काम नहीं करते बस। वहां पे एक एम्प्लॉय का बात हो रहा था, यहाँ पे एक ग्रुप का बात हो रहा है। चलो नेक्स्ट पैरा में देख लेते हैं, 2-3 लाइन क्या लिखा हुआ है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो कि अपने अभी पढ़ रहे हैं, शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम यूनिटी ऑफ कमांड। बोल रहा है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड रिलेट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ पीपल, whereas unity of direction is concerned with the activities। बिकॉज यहाँ पे ग्रुप का बात हो रहा है, इसलिए बोल रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे रिलेटेड है? एक्टिविटीज से रिलेटेड है। और यूनिटी ऑफ कमांड किससे रिलेट कर रहा है? रिलेट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ पीपल। वहां पे एक एम्प्लॉय का बात हो रहा था, यहाँ पे इसलिए उसको पीपल बोल दिया। और यहाँ पे सिंस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का बात हो रहा है, इसलिए बोल रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे रिलेट कर रहा है? एक्टिविटीज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कीवर्ड्स पकड़ के तुम लोगों को चलना है, बस यहाँ तक मार्क कर लो तुम लोग। साइलेंट करो। समझ में आ गया? तो कितना आपने प्रिंसिपल्स पढ़ लिया अभी तक? बोलो। पहला डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड क्या था? डिसिप्लिन, फोर्थ क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बढ़िया। अब आ जाओ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस सेंटेंस का मतलब कोई समझा सकता है क्या? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तुम लोग ट्राई करो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब बहुत इजी है। एक एक वर्ड पकड़ पकड़ के चलो ना, तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, बच्चा लोग जैसे पढ़ता है। जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब एक आदमी का इंटरेस्ट, मतलब एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कम। हम लोग को यहाँ पे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को फोकस करना है कि जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है? जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना है, इसीलिए बोला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझ में आया? जैसे अगर आज हम लोग एसी का बात करें, तो क्या है? एसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा जगह लगाना चाहिए जहां से सबको हवा आए। ऐसा जगह मत लगाओ जहां से सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को हवा आए। समझ में आ रहा है? तो वो चीज है। वो हो जाएगा कि हम लोग उसका पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करें, हम लोग को उसका इंटरेस्ट से मतलब नहीं, हम लोग को पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट से मतलब है। समझ में आया? तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखो, इंडिविजुअल के बारे में मत सोचो। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा बड़ा कौन है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन। उसका गोल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका गोल्स को अचीव करना है। और उसका गोल्स अगर अचीव होगा तो एम्प्लॉय का गोल्स अपने आप अचीव हो जाएगा। आज अगर अपने ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा सेल्स करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो उनको सैलरी भी ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज। एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन एन इंडिविजुअल। तो ये चीज अपने को ऑफकोर्स पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ा होता है कि इंडिविजुअल से। Therefore, the interest or goals of the organization
must prevail upon the personal interest of individuals. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अपने को ऊपर रखना है, इंडिविजुअल का गोल को ऊपर नहीं रखना है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए आता है, वो ज्यादा बड़ा है। In order to achieve supremacy of group or common interests, managers must set a good example and they must be firm but reasonable in dealing with its subordinates. तो मैनेजर्स लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके रखना है, उसको बताना है, मैनेजर्स को बताना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसको क्या है, किसी को डांटना नहीं है, बट रीजनेबली सबको तरीके से समझाना है, तरीके से सबको संभाल के रखना है, उनको डील मैनेजर्स को क्या अच्छे से डील करना है अपने वर्कर्स को। Constant supervision is necessary to prevent promotion of personal interest at the cost of the organization. तो अगर एसी लग रहा है तो वो तो किसका खर्चा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो रहा है। तो वही हम तुम लोग को जो बोले, ये वही एग्जाम उसका वही एग्जाम्पल हो गया एसी वाला, कि अगर मेरे को एसी लगाना है तो हमको एक पर्टिकुलरली इंप्लॉय के ऊपर नहीं लगा सकते, उसको तो उसी को हवा आएगा, उसी को बेनिफिट होगा। बाकी इंप्लॉइज उन लोग भी तो मेरा है ना, खाली वही तो मेरा नहीं है जिसके ऊपर एसी लग रहा है, तो मेरे को उसके ऊपर एसी नहीं लगाना है, ऐसा जगह लगाना है जहाँ म्यूचुअली सबको हवा आते रहे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट सुपरविजन इज नेसेसरी। और मेरे को क्या करना है, कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना है अपने एम्प्लॉइज लोग को कि उन लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं ना, गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं, मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो मेरे को कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना है उनके ऊपर, चेक रखना है। तो कॉन्स्टेंट सुपरविजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स को समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है ना, वो अपना ही बात मनवाने के लिए तो मेरे से उल्टा तरीके से बात नहीं कर रहा है ना। ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तब तो वो अपना काम करवाता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा लगता जाएगा, राइट। ये सब चीज मैनेजर्स को देखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना पड़ेगा। प्रियांशु समझ आ रहा है? अच्छा, इन ऑर्डर टू अचीव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, इट इज नेसेसरी दैट एम्प्लॉइज आर ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लॉयल। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉइज देखो आज मैनेजर भी कितना ध्यान रखेगा, अपने बोलते हैं कि मैनेजर्स को ध्यान रखना है, बट मैनेजर भी तो इंसान है, वो कितना ध्यान रख लेगा। सोचो कितना वर्कर लोग होता है जो काम करता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज लोग को भी क्या है, ऑनेस्टली काम करना है, लॉयल्टी के संग काम करना है, डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, उनको धोखाधड़ी उनको भी नहीं करना है। ठीक है, मैनेजर्स को भी अच्छे से रहना है, एम्प्लॉयज लोग को भी अच्छे से रहना है, तभी काम बन पाए। सास बंद करो उसको। सब ऑर्डिनेशन क्या था ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट है ये सब। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, क्लियर। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, सैलरी वेजेस जो भी बोलो। द रेम्यूनर कौन किसको देता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉइज को, है ना। ऑफिस अगर अपने जाते तो ऑफिस वाला मेरे को पैसा देता है, सैलरी देता है, दैट इज रेम्यूनरेशन। द रेम्यूनरेशन पेबल टू वर्कर्स मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड satisfactory both to employees and the employer। तो मेरा रेम्यूनरेशन जो वर्कर को मिलता है वो क्या होना चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए। आज अगर मेरा और एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का अगर बात हुआ है कि भाई एक महीना में मेरे को मान लो 1 लाख रुपए मिलेगा, तो जब देने का बारी आया बोला नहीं हम तो 80,000 रुपए ही देंगे, अरे ये क्या मतलब है, 1 लाख रुपए में बात हुआ है ना तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, ये तो गलत है, तो गद्दारी है कि आप मेरे को 20,000 रुपया काट के दे रहे हो, ये अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। वही है, तो वही बोला है द रेम्यूनरेशन पेबल टू वर्कर्स, वर्कर्स को जितना भी पैसा मिलता है इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी रीजनेबल एंड इट मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी बोथ टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। जितना देने का होता है उतना ही अपने को देना है ना। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पहले बात होता कि भाई हाँ हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन जब 1 महीना बीत गया एम्प्लॉय बोला हम तो भाई बहुत काम किए हैं, हम तो दिन रात खटे हैं, आप मेरे को 2 लाख रुपया दो, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। ये सब तुम जितना ही खटो भाई, तुम्हारा बात मेरा और तुम्हारा बात ऑलरेडी हो चुका है ना। अपने इसी टर्म्स में सेटिस्फाई किए थे कि हाँ 1 लाख रुपए तुमको मिलेगा, तो बस 1 लाख रुपए तुमको मिलेगा, हम ज्यादा भी नहीं दे रहे कम भी नहीं दे रहे, दोनों सेटिस्फाइड रहना जरूरी है। It must reward effort so as to motivate higher productivity। आज हम लोग को क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो अपने को क्या है, मान लो 1,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा दे दिए, 500 रुपया उसको एक्स्ट्रा दे दिए, क्यों, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और मेहनत से और मन तन से काम करे और दिमाग लगा के अपना काम करे। अगर आज अपने देखो अल्टीमेटली बोलोगे मेरे लिए काम कर रहा है, आज अगर अपने उसको खुश रखेंगे तो वो अपना अच्छे मन से काम करेगा और खुशी से काम करेगा, वो मन लगा के काम करेगा।
तो जहां मेरे को उनको रिवॉर्ड्स देना है, बिकॉज वो लोग अपना एफर्ट्स पुट इन किए, वहां मेरे को उनको रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा. The amount of remuneration and the method of wage payment should both be fair and rewarding. मेरे को उसको आज महीना की 30 तारीख को हम उसको बोल के रखे कि हर महीना का 30 तारीख को हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन हम उसको देते हैं अगले महीने के 20 तारीख को. क्या ये सही है? देखो उसका भी तो घर चलता है ना, उसका भी घर उस हिसाब से चलता है, उसको भी पैसा देना लेना रहता होगा, उसको भी चीज खरीदना पड़ता है, उसको भी अपना फैमिली रन करना पड़ता है. तो हम जो डेट बोले उससे अगर हम 20-30 दिन आगे देंगे तो ये तो भाई फिर तो गलत तरीका हुआ, है ना. और मान लो अभी बोले कि भाई तुमको 30 तारीख को रुपया देना होता है, 1 लाख रुपया हम तुमको देंगे, लेकिन 1 लाख पूरा नहीं देंगे, अभी हम तुमको 20,000 दे रहे हैं, फिर तुम 10 दिन बाद 20,000 ले लेना, फिर तुम 10 दिन बाद 5,000 ले लेना. तो ये तरीका नहीं है पैसा देने का, आपको एक बार में ही देना पड़ेगा. आप ऐसे तोड़ तोड़ के अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ये राइट मेथड नहीं. समझा मेरा बात? तो ये सब चीज कुछ होता है जो इन लोगों को ध्यान देना पड़ता है, ये सब प्रिंसिपल्स है जो वो लोग निकाल के गया. समझ गया रेम्यूनरेशन मतलब? अब सेंट्रलाइजेशन, तुम लोग ट्राई करो बोलने का. देखो जी ट्राई करो सेंट्रलाइजेशन, देखो मत तुमको सेंट्रलाइजेशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, अपने मन से ट्राई करो. तुम वैसे तुम अगर लेमन के हिसाब से बात करें तो तुम ठीक बोलो. ठीक है अंकुश. यस. नहीं, अगर मान लो एक बॉस है, उसके अंदर में 4 वर्कर लोग हैं, हर एक वर्कर को क्या है, किससे अगर उसको छोटा से छोटा काम भी अगर उसको करना है तो उसको एक बॉस से पूछना पड़ेगा, वो अपना मर्जी का काम नहीं कर सकता. समझ में आया? तो सेंट्रलाइजेशन मतलब उसको एक जगह जाके ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, वो अपना मन का कोई भी काम नहीं कर सकता. और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे उसको हर छोटा छोटा चीज के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपना यहाँ पे बॉस बोल देगा कि भाई ठीक है तुम लोग को जो ठीक लगे वो तुम लोग कर लेना, छोटा छोटा काम, मेरे से सारा चीज आके पूछने का जरूरत नहीं है. तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वर्कर लोग का काम को, रोल को बांट दिया गया है, रोल को और ज्यादा कर दिया गया है. और सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, वर्कर के ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, वर्कर को हर चीज जाके पूछना पड़ेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं कोई चीज में. समझ में आया? वहां पे उनका रोल्स क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है. और डिसेंट्रलाइजेशन में उनका रोल्स को फैला दिया गया है, उनका रोल्स ज्यादा हो जाता है बिकॉज वो अपना मन का काम कर सकते हैं. देखो समझ में आएगा तुम लोग का क्या लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू फेयोल, फेयोल मतलब हेनरी फेयोल, everything that increases the importance of subordinates role is decentralization and everything that reduces it is centralization. आज हम मान लो कोई भी है, वर्कर लोग है, वर्कर लोग को बोल दिए कि भाई तुम लोग को क्या है, तुम लोग अपना मन का कोई भी काम मत करना, तुम लोग को हर चीज आके मेरे को पूछना पड़ेगा. तो ये क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ. हम ही एक हेड है यहाँ पे, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आके पूछना पड़ेगा. उन लोग का रोल यहाँ पे को क्या कुछ ज्यादा है, उन लोग का रोल ज्यादा नहीं, उन लोग का रोल छोटा है. तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन. अब मान लो हम यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को बोल दिए कि भाई आप लोग अपने हिसाब से काम करो, छोटा छोटा चीज के लिए आके मेरे को पूछो मत. तो उन लोग का रोल क्या हो गया, डबल हो गया है ना. उन लोग को अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, सही तरीके से काम करना पड़ेगा, अपना डिसीजन लेना पड़ेगा. तो उनका काम को बढ़ा रहा है वो चीज. तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, वापिस से देखो एक बार रीड करो. अंकुश समझ आ रहा है? एवरीथिंग दैट इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल. अगर सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपने, डिसेंट्रलाइजेशन. एंड एवरीथिंग दैट रिड्यूसेस इट, इट इज सेंट्रलाइजेशन. Centralization and decentralization is a matter of proportion, and the right proportion between them should be decided keeping in view the circumstances of the particular case. तो यहाँ पे देखो ज्यादा उनको छूट भी नहीं देना चाहिए और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं देना चाहिए कि भाई हर चीज आके मेरे को पूछो. बैलेंस होना चाहिए. जो चीज बॉस को लग रहा है कि भाई ठीक है हर चीज के लिए क्या पूछेगा, ये सब काम तुम लोग अपना खुद कर लिया करो, तो वो तो चलो ठीक है. और ऐसा कोई चीज अगर है कि नहीं वो तुम लोग अपना मन का नहीं कर सकते, तुम लोग को आके पूछना पड़ेगा, तो वो चीज इन लोगों को पूछना चाहिए, है ना. तो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन या ज्यादा सेंट्रलाइजेशन, ज्यादा हर चीज खराब है, बैलेंस्ड मैनर में चलना पड़ेगा इन लोगों को. तो वही लिखा है, मैटर ऑफ प्रोपोर्शन वही हो गया, बैलेंस्ड मैनर में इन लोगों को काम करना. देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन
centralization and decentralization. So there should be proper balance between these two. क्लियर? तो सेंट्रलाइजेशन मतलब छोटा की बड़ा? छोटा। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ गया। इस हिसाब से याद रखो। ऑर्डर, ऑर्डर देखो क्या यहाँ पे ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं कमांड का बात नहीं हो रहा है। प्रॉपर जगह में हर चीज रखना है। प्रॉपर जगह में, जैसे टीचर्स लोग क्या है, स्टाफ रूम होता है ना, अपने को स्कूल में जाना होता है, टीचर लोग को कहाँ ढूंढते हैं? अपने स्टाफ लोग। अगर स्टाफ रूम नहीं होता तो कहाँ ढूंढते हैं? पूरा बिल्डिंग में अपने घूमते फिरते कि भाई इस क्लास में होगी, उस क्लास में होगी, अपना टाइम बर्बाद हो जाता, अपने बंक करते, है ना? तो वही चीज है। तो प्रॉपर ऑर्डर होता है हर जगह। आज जैसे अपने स्क्रू ड्राइवर और ये सब चीज रखते हैं, ये सब का प्रॉपर प्लेस होता है ना। अपने को चाहिए होता है वहां से निकाल लेते हैं, फिर वहीं जाके रख देते हैं कि अगले बार अगर चाहिए तो अपने को दिक्कत ना हो, पूरा घर को अपने बिखेरेंगे नहीं। तो वही चीज है। देयर मस्ट बी मटीरियल एंड सोशल ऑर्डर इन एन एंटरप्राइज। दो वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, एक मटीरियल ऑर्डर और एक सोशल ऑर्डर। इसके अंदर भी तुम लोग एमसीक्यू पूछ सकता है, इसका भी तुम लोग को डेफिनेशन अंदर में दिया हुआ है, मटीरियल ऑर्डर क्या होता है, सोशल ऑर्डर क्या होता है। तो देयर मस्ट बी कितना टाइप का ऑर्डर? मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। कहाँ पे होना चाहिए ये चीज? एंटरप्राइज में होता है। दो तरीके का ऑर्डर होता है। Material order implies a proper place for everything and everything in its right place. तो हर एक चीज क्या है, सही जगह में होना चाहिए। जैसे वर्कर्स को टूल्स वगैरह चाहिए होता है, तो टूल्स ये सब जो है प्रॉपर जगह में होना चाहिए। अगर प्रॉपर जगह में नहीं होगा तो फिर इन लोग क्या है, एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, इन लोग का टाइम वेस्ट होता रहेगा उसको ढूंढने में। तो मटीरियल ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, मेरे साथ बोलो। मटीरियल ऑर्डर इंप्लाइज अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। हर चीज सही जगह में होना चाहिए। हाँ। सिमिलरली सोशल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस। सोशल मतलब किससे रिलेटेड है? पब्लिक से। आदमी हो गया सोशल से रिलेटेड। और मटेरियल मतलब चीज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से ध्यान रखो, कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली सोशल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। जिसको जो जगह अपॉइंट किया गया है, आपको वही जगह में जाके ढूंढना पड़ेगा। आज अपने टीचर को प्रिंसिपल रूम में थोड़ी ना ढूंढने जाएंगे। प्रिंसिपल रूम में तो प्रिंसिपल बैठेगा ना भाई। टीचर रूम तो टीचर मैंने स्टाफ रूम में बैठेगा, उसका एक अलग रूम अलॉट किया गया है। तो वही चीज है। The right man in the right job is very important for the successful functioning of an organization. आज मेरा क्या है, जैसे हम तुम लोग को बोले भी थे, मेरा कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, उसमें मेरे को कौन चाहिए, एमबीए चाहिए कि इंजीनियर चाहिए? इंजीनियर चाहिए। हम वहां पे एमबीए को लाके बैठा दिए, क्या करेगा एमबीए? मेरा बिल्डिंग बनते हुए देखेगा, ताली बजाएगा, वाह बिल्डिंग बन रहा है, बहुत सुंदर लग रही है ना? तो वही चीज है। तो सही आदमी सही जगह में होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो दो तरीके का ऑर्डर क्या था बताओ? मटीरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर मतलब हर चीज सही जगह में होना चाहिए, और सोशल ऑर्डर मतलब हर आदमी सही जगह में होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आ जाओ स्केलर चेन में। स्केलर चेन, तुम लोग एक काम करो ना, पहले यहाँ पे एक तो डायग्राम बना रहे हैं, वो बना लो। हाँ, ठीक मेरे को डायग्राम बनाने दे, एक को दो। तुम लोग बना लो, नहीं तो समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है ना, इन द गिवन फिगर। नहीं जी। बस ये वाला अच्छे से बना लो एक बार देख के, फिर अपने स्केलर चेन पढ़ते हैं।
बोलो तो ऑप्शंस लेना। बना लिया तुम लोग? देखो जी जल्दी करो। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है देखो। इट refers to the chain of superiors ranging from the ultimate authority, that is top, to the lowest rank bottom. देखो क्या होता है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। ऑर्डर कौन किसको देता है? टॉप लेवल वाला देता है मिडिल लेवल वाला को, मिडिल लेवल वाला देता है लोअर लेवल वाला को, और लोअर लेवल का जो मैनेजर होता है वो अल्टीमेटली वर्कर्स लोग को ऑर्डर देते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, चेन है ना। तो वही चीज, इट रिफर्स टू द चेन ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर्स लोग का भी चेन होता है, सबसे पहले टॉप लेवल वाला आता है, फिर मिडिल लेवल वाला, फिर लोअर लेवल। इट रिफर्स टू द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी दैट इज टॉप लेवल टू द लोएस्ट रैंक दैट इज बॉटम लेवल, लोअर लेवल। Normally, the prescribed chain of command should be followed and communications should flow through the established chain of command. आज अगर वर्कर्स लोग को मान लो कुछ बोलना है, उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोग किसको, सीधा टॉप लेवल वाला को जाके बोलेगा कि लोअर लेवल वाला को बोलेगा? लोअर लेवल मैनेजर्स को बोलेगा। लोअर लेवल वाला मैनेजर किसको बोलेगा? मिडिल लेवल वाला मैनेजर को। फिर मिडिल लेवल वाला मैनेजर कहां तक बात पहुंचाएगा? टॉप लेवल वाला को बात पहुंचाएगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक स्टेप होता है जो हर एक आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। वो सीधा जाके, अपने को आज कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने सीधा प्रिंसिपल के पास नहीं जाते, अपने क्लास टीचर के पास जाते। अगर क्लास टीचर अपने को वो दे रही है कि हाँ भाई परमिशन दे रही है तुम लोग प्रिंसिपल के पास चले जाओ, तो एक अलग बात है ना। लेकिन हमने डायरेक्टली हर चीज के लिए प्रिंसिपल के पास नहीं जाते। तो वही है, नॉर्मली द प्रिस्क्राइब्ड चेन ऑफ कमांड, जो चेन ऑफ कमांड बताया हुआ है आपको, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली द प्रिस्क्राइब्ड चेन ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड एंड कम्युनिकेशन शुड फ्लो थ्रू द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। कम्युनिकेशन इसी तरीके से फ्लो करना चाहिए। However, to facilitate quick communications between two links in the chain, a gangplank that is direct contact may be created. अब मान लो मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा कुछ इमरजेंसी आ गया, टीचर अवेलेबल नहीं है, मेरे को लग रहा है ये बात तो मेरे को बताना पड़ेगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हम क्या किए, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चले गए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हम अलाउड थे डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाना? नहीं, मेरे को तो टीचर के पास जाना चाहिए था। टीचर हेड टीचर के पास जाती, हेड टीचर वाइस प्रिंसिपल के पास जाती, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पास जाता। ये प्रोसेस है नॉर्मली जो फॉलो किया जाता है। दिस इज द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड व्हिच शुड हैव बीन फॉलोड। बट यहाँ पे हम क्या किए, सिंस इमरजेंसी था तो हम डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चले गए। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल के संग क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। व्हाट इज दिस कॉल्ड? गैंग प्लैंक। समझ में आया गैंग प्लैंक क्या होता है? तो गैंग प्लैंक मतलब क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। लेकिन हम लोग इसको नॉर्मल प्रोसेस में फॉलो नहीं कर सकते। तो चलो इमरजेंसी था तो हम प्रिंसिपल के पास चले गए, लेकिन हम डेली डेली नहीं कर सकते ये चीज। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग इसके थ्रू अच्छे से समझेंगे, ये डायग्राम के थ्रू अपने अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकदम धीरे धीरे करके आराम से रिलेट करो, समझ में आ जाएगा। इन द गिवन फिगर, अपना कौन सा फिगर है, ये अपना फिगर दे दिया अपने को, ये फिगर है जो अपने बनाए हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, स्केलर, द स्केलर चेन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस चीज को अपने क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। एक चेन ऑफ कमांड होता है जो कि अपने को यूजुअली फॉलो करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन इस चेन ऑफ कमांड के थ्रू ही जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं स्केलर चेन। तो क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर द स्केलर चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लैडर HAO। देखो HAO हो रहा है ना, HAO, समझ में आ गया, दो लाइन है यहाँ पे, HAO बन रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम F टू M, अगर यहाँ पे F है और यहाँ पे M है, अगर F से M तक मेरे को F को पहुंचाना है, एक कुछ भी बात बोलना है मान लो M को, तो F किसके पास जाएगा, E के पास, E किसके पास जाएगा, D के पास, D किसके पास जाएगा, C के पास, C किसके पास जाएगा, B के पास, फिर B A के पास जाएगा, फिर A I को बोलेगा, I J को बोलेगा, J K को बोलेगा, K L को बोलेगा, और फिर L M को बोलेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है,
कम्युनिकेशन फ्लो करता है, बिकॉज एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड है। हम सीधा जाके उससे बात नहीं कर सकते, मेरा ऊपर वाला जो है उसके पास जाना पड़ेगा, वो अपने ऊपर वाले के पास जाएगा, वो अपने ऊपर वाले के पास जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है। तो एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम एफ टू एम विल फ्लो अपवर्ड्स, ए की तरफ जाएगा, और ए के बीच में कौन कौन आ रहा है, ई डी सी और बी आ रहा है, और फिर ए नीचे पहुंचाएगा, एंड देन डाउनवर्ड्स ए नीचे किसके थ्रू पहुंचाएगा, आई जे के और एल, एल के थ्रू, देखो, एंड देन डाउनवर्ड्स थ्रू आई जे के एंड एल। अ गैंग प्लैंक रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, गैंग प्लैंक, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ एलो के पास नहीं जा रहा है, एफ डायरेक्ट एम के पास जा रहा है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर ले रहा है ना। तो ये गैंग प्लैंक हो गया। गैंग प्लैंक रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन बिटवीन एफ एंड एम मे बी क्रिएटेड टू अवॉइड डिलेज एंड डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन। तो मेरा कोई इमरजेंसी है, मेरे को लग रहा है कि भाई अगर आज हम इतना ऊपर जाएंगे, फिर वो लोग इसको बोलेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा मेरे को, इसलिए क्या किया, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एम से। तो ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट इन लोगों का हो रहा है, इसको अपने क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। समझ में आया, इसको अपने क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। फिर क्या लिखा हुआ है, गैंग प्लैंक शुड नॉट हाउएवर बी अ नॉर्मल प्रैक्टिस बिकॉज इट अंडरमाइंस द एस्टैब्लिश्ड लाइंस ऑफ अथॉरिटी। क्या इसको नॉर्मल प्रैक्टिस बना लेना चाहिए, नहीं, तो फिर अपने जो इतना हेड्स बनाया है इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, इनका जो इनको जो पावर दिया गया है, इनको जो बॉस बनाया गया है, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना, एस्टैब्लिश्ड लाइंस ऑफ अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं होगा फिर। मोर ओवर एफ एंड एम, ये जो एफ और एम है जिसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, शुड इन्फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सुपीरियर्स अबाउट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन अबाउट देम। अब एफ क्या किया, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया एम को, बिकॉज वहां पे डिले हो रहा था, उसको डिफिकल्टी लग रहा था कुछ, चलो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया, एक बार इन लोगों का बात हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब उसको क्या करना चाहिए, एफ को ई को, ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, इस तरीके से वो लोग क्या करेगा, अपना सुपीरियर्स लोगों को बता देगा कि भाई हम लोग डायरेक्टली बात किए थे, बट ऐसा ऐसा बात है जो कि आप लोग जान लो, है ना। आज अगर अपने किसी से बात कर भी लिए तो अपने को तो अपना क्लास टीचर को बताना पड़ेगा, नहीं हाँ भाई हम ये बात करके आए थे, तो क्लास मेरा जो हेड है उसको पता होना चाहिए मेरे बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, राइट। कुछ पूछना है स्केलर चेन में, चलो अब आ जाओ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, इक्विटी मतलब यहाँ पे बोल रहा है इक्वालिटी, है ना। आज हम लोग को क्या है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई फर्क नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए, सबके साथ इक्वली बिहेवियर करना चाहिए। इक्विटी है लेकिन इसका मतलब इक्वालिटी, वर्ड इक्विटी दिया है वो, हाँ उसको लिखना चाहिए इक्वालिटी। मैनेजमेंट शुड ट्रीट द एम्प्लॉइज विथ जस्टिस एंड काइंडनेस, ये नहीं कि भाई वो मेरा एम्प्लॉय है, वो मेरा एम्प्लॉय है तो हम उसको गलत तरीके से उसके संग बिहेव करें, नहीं, ये सही बात नहीं है, मेरे को उसको अच्छे से ट्रीट करना है। देयर शुड बी इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट इन डीलिंग विद सबऑर्डिनेट्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बिटवीन देम। तो भाई एक एम्प्लॉय थोड़ा अच्छा दिख रहा है, एक एम्प्लॉय थोड़ा खराब दिख रहा है, तो भाई हम अच्छे वाले के पास जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, दूसरे वाले को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये सही नहीं है। Nepotism or favoritism should not exist as these are injurious to the motivation and morale of employees। आज होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई अपना एम्प्लॉयज लोगों को फेवरेट बना देता है कि भाई ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मेरा काम करके दे ही देगा, हम जाके उसी से बात कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सबको इग्नोर कर रहे हैं, उसी को रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, उसी को शाबाशी भी दे रहे हैं, उसी को सब कुछ कर रहे हैं, तो जो बाकी वर्कर लोग उन लोग को खराब लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो क्या उन लोग मन से काम करेगा, फिर क्या उन लोग मेरा ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कोई फेवरेटिज्म का चक्कर मत रखो, सबको इक्वली ट्रीट करो, इससे क्या है मेरा ऑर्गेनाइजेशन बेटर फील करेगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या बोल रहा है, देखो टेन्योर मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, है ना। इट टेक्स टाइम टू लर्न एंड गेट यूज्ड टू अ जॉब। आज अपने समझो नया नया कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं, क्या एक ही दिन में काम सीख जाएंगे क्या, कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई, धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे वहां का माहौल क्या है। देयरफॉर अ रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉइज। आज मेरे को जाते ही मेरा बॉस बोल दिया कि भाई काम नहीं किए तो हम तो निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे भाई एक दो दिन हुआ है, अगर ऐसे ही मेरे को वो लोग बोल देगा तो हम तो डर जाएंगे, हम तो अगर अच्छा से काम करना चाहे तो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या है, मेरे को अच्छा फील करवाना है,
उनको मेरे को मोटिवेटेड रखना, उनको मेरे को वो देना, आश्वासन देना कि भाई आप काम करो, 1-2 साल अच्छे से काम करो, सीखो, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। इसको पता है 1-2 साल इन लोग मेरे को देता है टाइम, दिस इज नोन एज, दिस पीरियड इज नोन एज, नहीं, प्रोबेशनरी पीरियड, दिस इज नोन एज प्रोबेशनरी पीरियड। तुम लोग को नहीं पूछेगा, मैं अभी तुम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए। तो 1-2 साल का जो अपने को टाइम मिलता है ना सीखने का, समझने का, लोगों के संग मिलने का, जुड़ने का, दिस पीरियड इज नोन एज प्रोबेशनरी पीरियड। हाँ इंटर्नशिप भी होता है, बट इंटर्नशिप जनरली 2 साल का नहीं होता है, दैट इज फॉर 5-6 months। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हेल्प्स टू डेवलप लॉयल्टी एंड अटैचमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। तो आज अगर हम लोग एम्प्लॉइज लोग को बोलेंगे कि भाई हाँ तुम लोग 1-2 साल काम करो, तो वो लोग भी धीरे धीरे क्या है मेरे साथ लॉयल होता जाएगा, वो लोग भी, उन लोग का भी अटैचमेंट हो जाएगा अपने से, है ना, अपना भी अटैचमेंट हो जाएगा उन लोग से। अननेसेसरीली लेबर टर्नओवर, अननेसेसरी लेबर टर्नओवर मतलब क्या है, लेबर टर्नओवर मतलब लेबर मतलब स्टाफ, जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज मेरे जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है, आज हम क्या चाहेंगे कि मेरे मेरे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब काम छोड़ छोड़ के जाते रहे, नया आदमी को रखना भी तो पड़ेगा। सिलेक्शन का जो और बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसे ही नहीं रख लेता है, बहुत सारा इंटरव्यूज लेता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा स्टेप्स, सिलेक्शन का बहुत सारा स्टेप्स होता है, छोटा इंटरव्यू लो फिर थोड़ा एडवांस इंटरव्यू लो, तो खर्चा होता है कि नहीं होता है, टाइम जाता है कि नहीं जाता है। तो अब अननेसेसरीली अगर लोगों को हटाते रहोगे तो आपका तो खर्चा भी लग रहा है, आपका दिमाग भी लग रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका एफर्ट भी वेस्ट हो रहा है। तो ये सब फालतू में अपने को ये नहीं कि भाई बस हटा दिए मन किया तो, नहीं, ये सब सही नहीं है। अननेसेसरी लेबर टर्नओवर और चेंज ऑफ पर्सनल, और लिखा है चेंज पर्सनल मतलब स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉइज। तो अगर अपने अननेसेसरी इन लोग को हटाते रहेंगे, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर नया आदमी को रखना भी पड़ेगा, उसका भी खर्चा, कि नए आदमी को रख रहे हैं सिलेक्शन करो, है ना, किसी इंटरव्यूअर को बुला रहे हैं कि इंटरव्यू लो, तो जिसको बुला रहे हैं उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। और फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग का भी तो अपना लग रहा है, टाइम लग रहा है, उनको सिखाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड स्पॉइल्स द इमेज ऑफ द फर्म। अगर आज देखो, आज अगर हम वर्कर लोगों को निकालते रहेंगे तो वो लोग बाहर जाके क्या बोलेगा कि भाई हर 2-3 महीना में 4 महीना में तो वर्कर लोगों को निकाल देते हैं, इन लोग के पास तो कुछ है ही नहीं। तो बाहर वाला आदमी लोग के सामने क्या होगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का मान होगा कि और बेकार हो जाएगा, मेरा इज्जत बेकार हो जाएगा कि तो ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, लोगों को निकालता रहता है, हाँ, रेप्यूटेशन चला जाएगा मेरा। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में। अब आ जाओ इनिशिएटिव में। इनिशिएटिव क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉइज, इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट करना। आज हम वर्कर्स लोगों को क्या बोलेंगे, तुम लोग चुप रहो कि अपना डिसीजन दो, अपना डिसीजन दो भाई, तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो, तुम लोग भी इनिशिएटिव लो, है ना। जरूरी नहीं कि हम उनका बात माने, लेकिन तुम लोग पार्टिसिपेट तो करो, तभी तो तुम लोग भी सीखोगे ना, तुम लोग का भी स्किल्स इंप्रूव होगा। एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स मतलब हर लेवल में एम्प्लॉइज लोग हैं, हाँ, एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स शुड बी encouraged to think out and execute the assigned tasks in a better way। तो अपने को क्या करना है, एम्प्लॉइज लोग को इंकरेज करना है कि भाई आप लोग भी क्या है, पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी अपना सोच विचार बताओ मेरे को। इनिशिएटिव इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज अगर उन लोग अच्छे से इनिशिएट करेंगे, अच्छा अच्छा एडवाइस देंगे, अच्छा अच्छा डिसीजन देंगे, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। Therefore, subordinates should be inspired to suggest improvements in the formulation and implementation of plans। आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्लान बना रहे हैं, तो ये प्लान हम अपने अंदर ही रखेंगे कि वर्कर लोग को बताएंगे, ऑफ कोर्स बताएंगे, नहीं बताएंगे तो लोग काम कैसे करेगा। तो हम लोग को उन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई हम लोग का प्लानिंग अच्छा लग रहा है ना, प्लानिंग अच्छा नहीं तो आप लोग अपना भी बताओ और आप लोग अपना राय दो, हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आएंगे, आप लोग के हिसाब से काम करेंगे। तो अपने उनको बोल कब पाएंगे, जब अपने उनको ये पावर देंगे कि हाँ भाई आप लोग भी इनिशिएटिव लो, है ना। अगर वो लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, तो वही है। तो हम लोग को हर जन का सजेशंस लेना चाहिए, इससे अपना ही इंप्रूवमेंट होगा। तो वो था इनिशिएटिव। अब क्या है, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इसका मतलब पता है क्या है, टीम वर्क। ये टीम में मिलजुल के करना है, अकेले अकेले सबको नहीं करना है, टीम में मिलजुल के सब एक साथ में रहो, कॉपरेशन के संग रहो, अच्छे से काम करो। टीम में काम करेंगे तो और जल्दी अपना काम हो पाएगा, है ना। तो एस्पिरिट दे कॉर्प्स देखो क्या बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स है सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सबको टीम में मिलजुल के एक साथ काम करना है। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन, यूनिटी मतलब क्या होता है,
आपस में एकता, सब अगर एकजुट हो जाएंगे तो क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उन लोगों का हिम्मत बढ़ जाएगा। तो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटरप्राइज लाइज इन द कोऑपरेशन एंड हार्मनी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। अगर इन लोग पीसफुली नहीं रहेंगे, अगर इन लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तो क्या वहां पे यूनिटी हो पाएगा क्या? तो वो तो स्ट्रेंथ नहीं हुआ ना फिर ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो बल्कि वीकनेस हो गया कि भाई इन लोग आपस में लड़ते रहते। तो वही चीज है, सबको मिलजुल के रहना है, तभी यूनिटी क्रिएट हो पाएगा, तभी मिलजुल के उन लोग काम कर पाएंगे। ग्रुप एफर्ट्स आर मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन अकाउंट्स ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प्स। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इंडिविजुअली जितना हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर हम लोग टीम में काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, है ना। एक आदमी एक शर्ट बना पाएगा, लेकिन टीम में हो सकता है वही उसी समय में जितना हम एक दिन ले रहे हैं एक शर्ट बनाने में, लेकिन अगर टीम में काम करेंगे तो क्या पता एक शर्ट की जगह मेरा 3 शर्ट बन जाए, क्योंकि अपने मिल के काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, मेरा काम बढ़ जा रहा है, जल्दी हो पा रहा है। और तो ये तो इफेक्टिव चीज हुआ ना, टीम में काम करो। तो ये था एस्पिरिट दे कॉर्प्स। क्या लिखा हुआ पर लास्ट ये वाला भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपना एफर्ट्स दे रहा है, तो भाई उसका एफर्ट को पहचानो, शाबाशी दो। तो रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एम्प्लॉइज, म्यूचुअल कॉपरेशन, सबके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बाय मैनेजर्स, मैनेजर्स को एक अच्छा अप्रोच फॉलो करना है, एक अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बात एक ही होता है। इट हेल्प्स टू अचीव एस्पिरिट दे कॉर्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपस में एकता नहीं होगा, सब मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो टीम में कहाँ से काम करेंगे? टीम में ऐसे काम नहीं किया जाता है भाई, सबको शांत रहना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, सबका बात एक दूसरे का सुनना पड़ेगा, है ना। आज अगर हम समझो बहुत एरोगेंट इंसान है कि भाई हम टीम में काम करें, बोले तुम ये बात कैसे बोला, तो वो टीम नहीं रहेगा, वो टीम टूट जाएगा। तो मेरे को पीसफुली रहना पड़ेगा, स्ट्रांगली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा मेरे को। और टीम में मान लो 10 जन है, कोई 2 बंदा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए कि भाई, अगर मान लो टीम में और 8 जन है, तो अब वो लोग देखेंगे कि भाई इन लोग को तो शाबाशी मिल रहा है, तो उन लोग भी फिर अच्छे से काम करेगा, है ना। तो यही चीज होता है। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे निकल रहा है। अब आ जाओ इसमें, कंपैरिजन बिटवीन होम, टेलर एंड फेयोल, हेनरी फेयोल। इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ये बस एक बार पढ़ लेते हैं अपने। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, पर्सपेक्टिव पहले क्या लिखा है, टेलर ऑपरेटिव और शॉप फ्लोर लेवल। इसका मतलब ऑपरेटिव और शॉप फ्लोर लेवल मतलब ऑपरेट कौन करता है, वर्कर्स लोग। तो ये वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। फेयोल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो बैठता है ना, ऑफिसर्स लोग, हाँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये बात कर रहे हैं। और मैनेजर्स लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये सब संभालता है, तो यहाँ पे आएगा ये सब चीज। तो टेलर क्या है, ऑपरेटिव और शॉप फ्लोर लेवल, इसका पर्सपेक्टिव हो गया। और फेयोल का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पर्सनालिटी, टेलर कौन था, साइंटिस्ट, फेयोल कौन है, प्रैक्टिशनर। फोकस, तो ये वर्कर के ऊपर ध्यान देता है, तो ये क्या चाहेगा, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, कि भाई वर्कर किस हिसाब से अच्छे से काम करे। और फेयोल इंप्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि टॉप लेवल वाले लोग किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करें, कैसे एफिशिएंट बनाए। तो देखो टेलर किसका बात कर रहे हैं, ये वर्कर के प्रोडक्टिविटी का बात कर रहे हैं, और फेयोल एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं। टेक्निक्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड मैनेजमेंट, ये बोलते हैं ना साइंटिफिकली सोचो हर चीज, हिट एंड ट्रायल एरर में काम मत करो, सोच समझ के काम करो। तो वही चीज है। और फेयोल क्या है, ये तो जनरल प्रिंसिपल्स दे रखा है कि भाई रेम्यूनरेशन टाइम पे दो, अच्छा तरीका होना चाहिए, अच्छा मेथड होना चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन करो, सारे डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो ये तो जनरल चीज हो गया। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ वर्क डन, ये ना तुम लोग पॉइंट पता है काट भी सकता है, बिकॉज ये बहुत ही स्टूपिड पॉइंट है, इसका क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आया। साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इफ यू बोल रहा है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है, तो वापस से क्यों लिखा हुआ है। तो तुम लोग अगर काट भी देगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम लोग को रटना है तो तुम लोग रट लो, बट इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ वर्क डन, ये बोलता है साइंटिफिकली मैनेज करो, और ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उसका जनरल थ्योरीज निकालो। तो वो तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फियोल हो गया। अब देखो ये रेलेवेंस जो है ना, ये बहुत इजी है। अपने क्या पढ़े यहाँ पे, डिविजन ऑफ वर्क,
रेलेवेंस क्या है? टोटल टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म बाय वन पर्सन, ये तो पढ़ चुके कि एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता। अपने को क्या करना पड़ेगा? काम को डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे कॉम्पैक्ट जॉब्स में। टोटल टास्क को क्या करना है? कॉम्पैक्ट जॉब्स में अपने को डिवाइड करना है। मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क डिफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। इसका मतलब है ये हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ज्यादा काम को डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उतना डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मैनेजर ही आधा का आधा काम कर दे रहे हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे मस्ट गो टुगेदर। जहां पे अथॉरिटी है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये सब चीज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये वही चीज दिया हुआ है। हाँ, तो ये सब चीज तुम लोग रीड कर लेना, एक बार रीडिंग करने का है, उतना ज्यादा लर्न करने का नहीं है। ये लास्ट ईयर ये वाला टॉपिक एक्चुअल में था नहीं, ये वाला टॉपिक, बट इस साल तुम लोग के स्कोप में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मेरे को ये चीज डालना पड़ा, वरना लास्ट ईयर हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाए थे। समझ में आया? तो एक बार रीड कर लेना, रीड करना इंपॉर्टेंट है, बट इट इज वेरी इजी। जो अपने पढ़ते आए हैं, पढ़े हैं अभी, वही सब चीज है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? तो अपना ये चैप्टर हम एंड कर रहे हैं। अगर तुम लोग को इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आराम से मेरे को पूछ लेना, बट ऐसा कोई बात नहीं है जो नहीं समझ में आए, सब अपने पढ़ चुके हैं। ये वाला चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट डे अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।